लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण का मतदान अब ज्यादा दूर नहीं है और सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरा दमखम लगा रखा है। इसी कड़ी में बीजेपी भी शामिल है, जिसने 2014 के बाद से ओडिशा पर खास ध्यान दिया है और ओडिशा पर मेहनत भी की है। वजह साफ है, पिछले कई सालों से प्रदेश में बीजेपी की राजनीतिक साख कमजोर रही है। पिछले 10 साल पहले तक तो नवीन पटनायक की बीजू जनता दल से पार्टी का गठबंधन था। उन दिनों प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा लोग बीजेडी को ही राज्य में चाहते थे। पिछले आम चुनावों में भी बीजेपी को ओडिशा में करारी शिकस्त मिली थी। प्रदेश की 21 लोकसभा सीटों में से पार्टी के पास मात्र एक सीट है और 147 सदस्यों वाली विधानसभा में 10 विधायक हैं। अगर विधायकों की बात हो तो कांग्रेस के पास बीजेपी से ज्यादा विधायक हैं। लेकिन यहां पर हम आपको बीजेपी की मेहनत के बारे में बताते हैं। चुनाव जीतने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में ओडिशा के 2 नेताओं धर्मेंद्र प्रधान और जुआल ओराम को जगह मिली और निर्देश भी कि मिशन ओडिशा अब अगला पड़ाव है। हालांकि राज्य के बड़े हिस्सों में इन दोनों नेताओं का कोई राजनीतिक खास करिश्मा नहीं रहा, लेकिन फिर भी प्रदेश में पार्टी के बड़े फैसले धर्मेंद्र प्रधान ही लेते रहे हैं। पिछले आम चुनावों में भी बीजेपी को ओडिशा में करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी और ओडिशा में जमकर मेहनत करती रही। अब ओडिशा में हो रहे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी बीजेडी को भारी टक्कर दे रही है और बीजेपी के ओडिशा में बड़े नेता इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है और जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ओडिशा में सच ये भी है कि प्रदेश बीजेपी में भी टिकट बंटवारे को लेकर काफी बवाल मचा रहा है और कई नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अब ये बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जब प्रदेश बीजेपी में नवीन पटनायक के खिलाफ खड़े होने का कद किसी नेता में नहीं है तो विधानसभा जीतने की स्थिति में मुख्यमंत्री कौन होगा? राज्य में पहले चरण के मतदान के दौरान ये सवाल उठा भी था। वहीं जानकारों को लगता है कि यह सवाल पूछना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि खुद बीजेपी ने पहले अपनी लोकसभा सीटों को बढ़ाने की योजना बना रखी है और इसीलिए मतदाताओं के सामने नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी दोनों को मतदान करने का विकल्प खुला रहेगा। लेकिन ये बेहद अहम चुनाव है जिसमें बीजेपी और बीजेडी दोनों आर पार की लड़ाई लड़ रही हैं। नवीन पटनायक की उम्र 72 साल की हो गई है, जो इस चुनाव को अपने करियर का आखिरी चुनाव मान रहे हैं। जो भी हो, दोनों तरफ रिकॉर्ड बनेंगे। ओडिशा में हार भी रिकॉर्ड बनाएगी और जीत भी रिकॉर्ड बनाएगी। अब ये दोनों बातें ओडिशा की जनता को तय करनी है कि वो किसे रिकॉर्ड बनाने देती है और किसके हिस्से में हार का रिकॉर्ड आता है। भाइयों और बहनों, नया हिंदुस्तान, अब दुनिया समझ गई है नया हिंदुस्तान क्या है। ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुस करके मारता है। मारता है कि नहीं मारता है? अपनों के खून के एक एक कतरे का हिसाब उसी समय चुकता करता है। मैं वही खाता नहीं रखता हूं कि चलो वही खाते में लिखेंगे, कभी न कभी निकालेंगे। जी नहीं, उस खून के सूखने से पहले बदला लिया जाएगा। अब जहां आतंक के निशान मिलते हैं, जो असली गुनहगार है वहीं पर सीधा वार करना ये मोदी की फितरत है।
मुझे बताइए साथियों, आपको नए हिंदुस्तान का ये नया आत्मविश्वास पसंद है कि नहीं है? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलिए। हमारा रास्ता सही है, हमारी कोशिश सही है, हमारी दिशा सही है। 40 साल से देश आतंकवाद को भुगत रहा है और हम आंसू बहाते घूम रहे हैं भाइयों। कितने दिन तक देश सहन करेगा? क्या भारत को धमकियों से डरते रहना चाहिए क्या? डरते रहना चाहिए क्या? क्या हमारे वीर जवानों को खुली छूट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, शांति की बात वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में दम होता है, जो शक्तिशाली होता है। अरे मरे पड़े लोगों का उपदेश कौन सुनने को तैयार होता है? शांति की बातें करने वाली सरकार हम देख चुके हैं भाइयों। दुनिया ने हमारी कुछ नहीं सुनी, ताकत दिखाई तो दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई। अब भारत ने दूसरों से गुहार लगानी पुरानी नीति को त्याग दिया है और इसीलिए अब हिंदुस्तान में तो शांति आएगी, लेकिन हिंदुस्तान के कारण इस पूरे भूभाग में भी शांति की संभावना बढ़ जाएगी भाइयों। आतंकवाद हो या नक्सलवाद, माओवाद, अब देश के कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होकर रह गया है। भाइयों और बहनों, भारत सक्षम, भारत मजबूत होगा तो साथ साथ ओडिशा भी सशक्त होगा। आपने यहां 20 साल एक व्यक्ति पर भरोसा करके देख लिया कि नहीं देख लिया? क्या मिला? अरे लाइब्रेरी में भी अच्छी किताबों के ढेर होते हैं, लेकिन उससे दुनिया बदलती नहीं है जी। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या 20 साल में ओडिशा का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ क्या? एक राजधानी के तौर पर भुवनेश्वर का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ क्या? इसके लिए कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? केंद्र सरकार ने उड़ीसा के विकास के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। बीते 5 वर्षों में करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है। आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? भूल गए? आप भी वो नामदार जैसा मत कीजिए। उनको तो आंकड़ों में झूठ बोलने की आदत है, आपको नहीं होनी चाहिए। सही बोलो। 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। ये छुपा देंगे लोग, सही नहीं बताएंगे। पहले की तुलना में 5 गुना राशि यहां की सड़क, बिजली, रेल जैसी सुविधाओं के लिए दी गई है। ऑयल एंड गैस क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपयों का निवेश किया गया है।
पारादीप रिफाइनरी जैसा काम जो दशकों से अटका हुआ था, लटका हुआ था, भटका हुआ था, उसको भी हमने तेज किया है। पर्यटन की दृष्टि से भी यहां पर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने सामान्य मानवी और मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाने के लिए भी निरंतर काम किया है।